दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। यूपीएसआई रिवीजन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल स्वागत है। यूपीएसआई रिवीजन बैच हमने लॉन्च कर दिया है। उसकी फ़ीस रखी है 398 रुपये और 15% छूट देकर जो फीस बनती है वो आप पे करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा पहला क्लास है यूपीएसआई से संबंधित, और क्लास की शुरुआत ही हमने की है संविधान से। संविधान न केवल आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। संविधान में न केवल आप किसी देश के कायदे कानून संहिताओं का अध्ययन करते हैं, बल्कि एक सभ्य नागरिक होने की दिशा में उन सारे मूल्यों का भी अध्ययन करते हैं जो मूल्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि आपके एग्जाम में संविधान जो सेगमेंट है उस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आते हैं और उनकी प्रकृति क्या होती है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पुराने पेपर्स देखने पड़ेंगे कि पूर्व में संविधान से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, और किन प्रश्नों के रिपीट होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, बल्कि केवल इस पॉइंट पे आऊंगा कि संविधान के दृष्टिकोण से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जब स्ट्रेटजी बनाने की शुरुआत की तो स्ट्रेटजी बनाने के क्रम में हम इस बात से होकर गुजरे कि किन चीज़ों को पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चों को, एस्पिरेंट को कम समय में, कम ऊर्जा में ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल पाएँ। और हमारे रिवीजन बैच का उद्देश्य भी ये वही है। तो हमने पूर्व के प्रश्नों का अध्ययन किया, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए फैक्ट्स का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पे आए कि अगर हम उनका कंपाइलेशन और थोड़ा विस्तार करके आपको देते हैं, आपको समझाते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो इस कड़ी में हमने कंटेंट को तैयार किया। कंटेंट को तैयार करने के बाद उसको बहुत थॉरली चेक किया, जांचा, और सबसे बड़ी खासियत इस पूरे कंटेंट की यही है कि इसमें गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। और रिवीजन बैच की इस कड़ी में हम शुरुआत केवल संविधान से इसलिए कर रहे हैं ताकि संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन आप उस गहराई में जब जाएंगे तो आपको वो चीज़ कठिन भी लगेगी। और कहीं जगह मिस इंटरप्शन होता है, गलत तरीके से व्याख्या दी जाती है, तो आप प्रश्न गलत करके चले आते हो। तो हम शुरुआत करेंगे संविधान के उद्देश्य से। सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं। किसी भी देश के संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य उस देश के नागरिकों को कुछ नियमों में, कुछ संहिताओं में, कुछ कानूनों में बांधना होता है ताकि अराजकता की स्थिति ना हो और व्यवस्था ठीक तरीके से चल पाए। जब भारत की संविधान सभा गठित हुई तो भारत की संविधान सभा में बहुत सारे विद्वज्जन थे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की संविधान सभा दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, पढ़ी लिखी, दूर की सोचने वाली संविधान सभा थी। उसमें नेहरू जैसा कोई व्यक्ति समाजवादी भी था, तो मोहानी जैसा कोई व्यक्ति लेफ्ट ओरिएंटेड भी था, और उसमें राइट विंग के लोग भी थे। यानी एक खूबसूरत गुलदस्ता संविधान सभा के रूप में हमने देखा, अपने आईन के रूप में हमने देखा। और संविधान जिस तरह बना, जिस तरह तैयार किया गया, अंबेडकर साहब जैसे मूर्धन्य महान कानूनविद जिनके सानिध्य में संविधान बना, तैयार किया गया, इस तरह से तैयार किया गया, इस खूबसूरती के साथ तैयार किया गया, जिसमें भारत के लोगों की आकांक्षा, इच्छा और उनके प्रतिनिधित्व को बल मिले। तो उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की। आपको याद है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारत के संविधान का प्रेमबल बन गया। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये फैक्ट्स आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रेमबल बन गया, बाद में प्रस्तावना बन गया, जिसको हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और बाद में 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना जाके खत्म होती है। यानी कई बार एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, उद्देश्य प्रस्ताव था, वो प्रेमबल बन गए। या विकल्प पूछ लेगा कि संविधान सभा में कौन सी चीज ऐसी थी जो बाद में जाकर
प्रस्तावना बन गई। तो आपको याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसको रखा था। और उसके बाद संविधान की उद्देशिका में संभव है संशोधन संभव है, ये बहस भी बहुत दिन तक चलती रही कि भारत के उद्देशिका में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है। तो बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की व्यवस्था दी कि जी हाँ, भारत की उद्देशिका में, भारत के संविधान की उद्देशिका में यथोसंभव यथोचित परिवर्तन किए जा सकते हैं। और आपको पता है कि परिवर्तन अगर नहीं होता है तो समाज रुक जाता है। पानी की गति वहीं तक है जब तक पानी लगातार आगे बढ़ रहा है, तभी तक वो स्वच्छ है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और रुका हुआ समाज भी सड़ जाता है, और रुके हुए समाज के लिए बनाए गए नियम भी सड़ जाते हैं अगर वो परिवर्तित ना हो। समाज की इच्छा आकांक्षा के हिसाब से नियम कायदे कानून परिवर्तित होते ही रहते हैं। इसीलिए संशोधन बहुत जरूरी है। और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा भी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आता है जिसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रकृति को काफी हद तक प्रभावित किया। और अगर हम प्रस्तावना के संदर्भ में देखें तो इसी एक्ट की धारा 2 के तहत, आपके एसआई एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि किस धारा के तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, 3 शब्दों को जोड़ा गया है। और ये आपके एग्जाम में यूपीएसआई जो नीरज परीक्षा 2017 में हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न भी है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब अगर भारत के संविधान की हम प्रस्तावना देखेंगे तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। अगर हम भारत के लोग की हम बात करें, हम भारत के लोग, अगर इंग्लिश तर्जुमा देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस बात को आप एम्फेसिस करो, थोड़ा सा सोचो। संविधान बन रहा था, संविधान सभा के द्वारा बन रहा था, लेकिन उद्देशिका में लिखा गया हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि संविधान सभा के लोग इस बात को लेकर बहुत कंसर्न थे, चिंतित थे कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही बने, एक लोकतांत्रिक स्वरूप ही भारत के संविधान के तहत भारत को मिले। इसीलिए हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल है। हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे की जो वजह है वो वजह यह है कि संविधान सभा के जो विद्वज्जन थे, जो लोग थे, जो मेंबर थे, वो ये मैसेज दे रहे थे कि जो संविधान बन रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उसको बनाने का जो कार्य कर रही है वो जनता कर रही है, भारत के लोग कर रहे हैं। और हम क्या हैं? हम जनता के क्या हैं? प्रतिनिधि हैं। यानी हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं को संविधान के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। और असली शक्ति, असली जो रियल पावर है वो जनता में ही है। हम भारत के लोग यही बात स्पष्ट करती है, हम भारत के लोग यही बात क्लियर करती है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता की बात है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अब देखिए के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा है, ये चीज आप देखिए। के.एम. मुंशी भारत के संविधान सभा के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, विद्वत थे, समझदार थे। उन्होंने भारत के संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि संविधान जो बन रहा है, संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल तत्व जो है, संविधान के मूल तत्व भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिल जाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में मूल तत्व मिल जाते हैं। ये बता दिया जाता है, ये दर्शा दिया जाता है कि वो किस तरह के भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और इसकी झलक भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? कि भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का सपना भारत के संविधानविद देखते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का सपना प्रस्तावना के माध्यम से देखा गया है। इसमें हर शब्द का अपना एक मतलब है। एवरी वर्ड कंसिस्ट अ डीप मीनिंग। जब हम समाजवादी शब्द कहते हैं
तो समाजवादी कहने का मतलब है कि संसाधनों का उचित बंटवारा हो, न्यायपूर्ण बंटवारा हो, किसी एक व्यक्ति में सब कुछ ना समाहित हो जाए। इसके साथ साथ समाजवादी का एक मतलब ये होता है कि स्टेट जो है कई बार जनता की सुविधाओं के लिए कार्य करेगा। कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में आप ये चीज देखते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि इस देश का कोई धर्म नहीं होगा, इस देश के लिए हर धर्म बराबर होगा। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 25 को देखोगे और 25 से लेकर 28, फिर 29 और 30 देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में इस बात को क्लियर किया कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का मूल हिस्सा है, और मूल हिस्सा इसलिए नहीं है कि प्रेमबल में इसको जोड़ दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, बल्कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि भारत के संविधान का जो मूल तत्व है वो सेकुलरिज्म है, वो पंथ निरपेक्षता है। हालांकि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में थोड़ा सा अंतर है, वो अलग डिबेट है। तो हर शब्द का अपना एक मतलब है, हर शब्द एक गहरा अर्थ रखता है, और प्रस्तावना का हर शब्द भारत के संविधान की एक झलक देता है। इस बात को क्लियर किया गया, इसीलिए भारत के संविधान की जनपत्री कहा गया है इसको। और अंबेडकर साहब क्या कहते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में कहा गया, अंबेडकर साहब संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करते हैं और कहते हैं कि जो आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में क्या है, किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा उसका उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। और इसको अंबेडकर साहब ने क्या कहा, इसको अंबेडकर साहब ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। यानी आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने कहा कि संविधान की आत्मा है। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार, अगर किसी ने कोई अगर विचार करे कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके जहन में आया था, तो ये एक कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, एम.एन. राय। एम.एन. राव भारत के एक कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, एक साम्यवादी सोच के व्यक्ति थे, जो यूएसएसआर भी गए। जब यूएसएसआर में वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन आया 1917 के रिवोल्यूशन के बाद, लेनिन वहाँ की सत्ता में आते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था को समझने के लिए एम.एन. राय साहब वहाँ गए भी थे, और संविधान सभा का विचार सबसे पहले उनके दिमाग में आया। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 13 दिसंबर 1946 को, 3 डेट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, एक एक दिन के अंतर पे है। तीनों डेट्स भारत के संविधान और संविधान सभा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर को क्या होता है, संविधान सभा की अस्थायी बैठक। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी बैठक नहीं, पहली बैठक, सॉरी। और 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। और फिर बाद में संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया। यानी 13 दिसंबर 1946 को ये रखा गया है, पुट किया गया है, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया है, ये पारित कर लिया गया है। ये 2-3 डेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि कुछ देशी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद की जो देशी रियासत थी, निज़ाम जिसका शासक था, उसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। उसके अपने रीजन थे, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा स्टेट था जिसका राजा निज़ाम जो था वो भारत में मिलने को लेकर, ना मिलने को लेकर, पाकिस्तान में मिलने को लेकर बहुत कंफ्यूज था, या ये कह लीजिए थोड़ा चालाक था। जब 15 अगस्त, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा इसको समझाने के लिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जब 15 अगस्त
1947 को भारत को आज़ादी मिली, इंडिया को फ्रीडम या इंडिपेंडेंस मिली, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो ये आज़ादी अपने साथ बहुत सारी चुनौतियों को लेकर भी आती है, और इस एक महत्वपूर्ण चुनौती में एक खास बात होती है। क्या होती है? भारत जब आज़ाद हुआ तो पहली बात तो एक विभाजन की त्रासदी भारत के समक्ष थी, विभाजन की त्रासदी थी। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा और मजा भी थोड़ा आपको आएगा। विभाजन की त्रासदी थी, 565 से ज्यादा देसी रियासतें थी, ज्यादा, जिसको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। और इन प्रिंसली स्टेट्स के पास ये अधिकार था कि भारत में रहें, पाकिस्तान में रहें या खुद मुख्तार रहें, यानी आज़ाद रहें। किस आधार पर अधिकार था? इसको कहते हैं पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी। वल्लभ भाई पटेल के सचिव रहे मेनन साहब ने किताब लिखी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया करके कुछ किताब है उनकी। उसमें इस बात को उन्होंने इंगित किया कि पैरामाउंट सी एक ऐसी थियरी थी जो भारत की देसी रियासतें थी उनके बीच और अंग्रेजी क्राउन के बीच, मोनार्क या क्राउन के बीच एक समझौता था कि आप डायरेक्टली हमसे गवर्न होंगे। यानी जो भारत के राजा थे, राजा रजवाड़े थे भारत के, जो भारत के राजा रजवाड़े थे, ये डायरेक्टली किसके साथ गवर्न होते थे? गवर्न्ड बाई क्राउन। क्राउन मतलब ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद। और जब ये आज़ादी मिलेगी तो ये गवर्नमेंट या गवर्न होना खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये राजा क्या होंगे? ये स्वतंत्र हो जाएंगे। जबकि भारत की जो सामान्य जनता थी वो यहाँ के जो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे उनके द्वारा गवर्न होती थी, वायसराय के द्वारा, और वायसराय राजा को रिप्रेजेंट करता था। तो भारत की जनता या जो देसी रियासतें थी उनको छोड़कर सब तो आज़ाद हो गए, भारत में मिले, लेकिन इनके पास जो देसी रियासतें थी 565 से ज़्यादा, इनके पास ये हक था कि वो भारत में मिलें, वो पाकिस्तान में मिलें, वो खुद मुख्तार रहें, आज़ाद रहें। और इसी हक ने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कई सारे राजा ऐसे थे, कई सारी रियासतें ऐसी थी जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासत हो गई, भोपाल की हो गई, बीकानेर की हो गई, हैदराबाद की हो गई। ये रियासतें बार्गेनिंग की स्थिति में आना चाहती थी। इनको लगता था कि भाई हम भारत से भी बार्गेन करें, पाकिस्तान से भी बार्गेन करें, जो हमको बेहतर रास्ता देगा, बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करेगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। आपको पता है हरि सिंह की क्या हालत हुई 22 अक्टूबर 1947 में, क्या चीज़ें हुई, कैसे पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों की शक्ल में आक्रमण किया और बाद में उनको भारत में मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्थिति वहाँ हुई। जूनागढ़ का एक शासक था जो खुद भाग गया, अपने साथ कुत्ते ले गया, उसकी कहानी अलग है, अपनी पत्नी छोड़ गया, अपने कुत्ते ले गया। हाँ, ये भी एक स्टोरी है। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और द देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने इस चैलेंज को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ हैंडल किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। विभाजन की त्रासदी थी, गरीबी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। इन सब स्थितियों से टैकल करते हुए भारत के संविधान बनाने वाले लोगों के दिमाग में एक बात थी, वो बात ये थी कि शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और चूंकि हमने इतिहास भी देखा, हमने अंग्रेजी सरकारें भी देखी, और सरकारों को देखने के बाद इस बात पर हम लोग कन्फर्म हुए, हम लोग एकमत हुए कि नहीं, तानाशाही बहुत खतरनाक है, शक्ति का केंद्रीकरण बहुत खतरनाक है। तो ये एक बैकग्राउंड था जिसको मैंने आपको बताया। तो हैदराबाद की देसी रियासत का जो प्रतिनिधि था वो इसीलिए उसने हिस्सा नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। BN राव जो थे वो संविधान सभा का कच्चा चिट्ठा बनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान का खाका बनाया था। इनकी अनुशंसा थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्यायोचित और गैर न्यायोचित, जिसे संविधान सभा या मसौदा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। न्यायोचित मतलब जिसके खिलाफ न्यायालय में जाया जा सके, और गैर न्यायोचित मतलब जिसको न्यायालय में जिसकी अपील ना की जा सके। संविधान सभा के सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या
जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय तक जिनका सपना देखा था। ये अय्यर साहब का स्टेटमेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आया प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है, एक लॉजिकल अप्रोच है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो इसका उत्तर है संविधान सभा। बहुत सरल प्रश्न है, तो कई बार सरल प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इसको भी आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है? जब प्रेम्बल आप पढ़ेंगे तो प्रेम्बल की सबसे लास्ट लाइन कहती है कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष सप्तमी को हम भारतीय संविधान को आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अपने रीजंस हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन 1930 में ही भारत को पूर्ण स्वराज्य उद्देश्य की घोषणा की गई थी। अब भारतीय संविधान को मिति मार्ग शुक्ल, मैंने कहा ना, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। प्रस्तावना की सिंपल सी लाइन है। और भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अब गणतंत्र और लोकतंत्र, भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। गणतंत्र और लोकतंत्र में कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं। देखिए, हम भारत की बात करेंगे और ब्रिटेन की बात करेंगे। आपको सरल तरीके से समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है। आप कहेंगे कि ब्रिटेन भी लोकतंत्र है। हम कहेंगे कि भारत गणतंत्र है, तो आप कहोगे कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन का जो कार्यपालिकीय प्रधान होता है, जो एग्जीक्यूटिव चीफ होता है, जो नाम मात्र का ही होता है लेकिन राजा होता है। नाम मात्र का चीफ कौन होता है? राजा होता है। तो राजा वंशानुगत होता है। लेकिन भारत में जो एग्जीक्यूटिव चीफ है, नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है। तो जिस देश के संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत होते हैं वहां तो रिपब्लिक नहीं होगा, गणतंत्र नहीं होगा। लेकिन जिस देश के संवैधानिक प्रमुख बाई बर्थ नहीं होते, वंशानुगत नहीं होते, वो रिपब्लिक होता है। जापान में जैसे लोकतंत्र है लेकिन वहाँ राजा होते हैं, तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र उसे कहा जाता है। तो भारत में ये स्थिति नहीं है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। समझिए, ये ब्लोअर कम हो सकता है क्या? 15 कर दीजिए। भारतीय संविधान अपना अधिकार कहां से प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि जनता से प्राप्त करने का मतलब, जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है कि संविधान सभा को शक्ति कहां से मिली है? भारत की जनता से मिली है। तो भारत की जनता से अगर शक्ति मिली है तो इसलिए हम भारत के लोग यहाँ पे कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द जो है, गणराज्य शब्द मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है, जो मैंने आपको बताया, वंशानुगत नहीं होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यह भी मैंने आपको बताया। प्रस्तावना में संप्रभु शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब यह है कि भैया हमारा ही शासन सब कुछ होगा। जब किसी राष्ट्र की बात की जाती है तो 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी राष्ट्र की बात में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि किसी राष्ट्र की जब बात की जाती है तो 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, और इन 4 चीजों का जिक्र होता है किसी राष्ट्र के बारे में। सरकार, भूमि, लोग, और चौथी चीज होती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कि सरकार का जो मुखिया हो, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हो, या देश, जिसको देश कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं, उसके ऊपर कोई सत्ता ना हो। जैसे भारत है तो भारत अपने डिसीजन स्वयं लेता है, भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है।
अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करोगे तो सरकार मिल जाएगी, आपको भूमि मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे, लेकिन संप्रभुता नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार भारत के अंतर्गत आती है। कई सारे विदेशी मामलों में तो एकदम समझ लीजिए इनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं। संप्रभुता का मतलब ये होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, यानी किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होगा, हर व्यक्ति कानून की नजर में समान होगा। इक्वल बिफोर लॉ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का जो इस्तेमाल है वो सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को व्यक्त करने से किया गया है। बंधुता, बंधुता का मतलब भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। जातिवाद, सांप्रदायिकता, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठने की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है। सोचिए, हमारे संविधानविद इस बात को जानते थे कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए पहले से उन्होंने इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था करी थी। हालांकि बाद में चीज़ें, अभी तो काफ़ी चीज़ें अलग दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है आप उसको याद रख लो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 तब परिवर्तन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले अधिनियम का नाम क्या है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द भी इसी साल जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहाँ तक हम लोग पढ़े। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। मैंने कहा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये चीज जोड़ी गई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत समाजवाद, सोशलिज्म, पंथनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी शब्द, अखंडता शब्द जोड़ी गई थी, आपको याद होगा। उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान का हिस्सा माना गया था, ये भी याद रख लीजिए। 1973 में एक जजमेंट आया था जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना। ये भी बहस चलती रही कि संविधान का हिस्सा है कि नहीं, और कई बहसों में सुप्रीम कोर्ट ने कई वादों में, कई निर्णयों में इस बात को कहा कि नहीं है। बाद में 1973 में जाकर स्वीकार कर लिया कि संविधान का हिस्सा है। अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। कैसे होगी? जब 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया है, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता 3 शब्द हैं। तो 3 शब्द को जब जोड़ा गया तो कैसे संविधान के मूल का हिस्सा होगी? ये बात कॉमन सेंस की बात है। संघवाद विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। यानी संघवाद का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा। इसमें प्रस्तावना में ये बात व्यक्त नहीं की गई है। साम्यवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कहाँ है? समाजवादी शब्द है। सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल है, कम्युनिज्म का नहीं। सर अर्नेस्ट बार्कर, अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, की नोट कहा है। इसको याद रख लीजिए। किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने। उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने। ऊपर मैंने आपको बताया। के.एम. मुंशी क्या कहते हैं? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहते हैं, जनपत्री भी कहते हैं, राजनीतिक जनपत्री, ये भी बात है। एक प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान की पहचान पत्र कहा है। ये भी आप याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की। भारत का संविधान अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। लिखित संविधान है, ये तो आपको पता ही है। अपने नेचर में वो कठोर भी है और नरम भी है। इसको देखेंगे क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता है लिखित संविधान है। आपको पता है कि भारत का संविधान लिखित है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछ लिया है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है, क्योंकि चाइना में माना जाता है कि डेमोक्रेसी नहीं। और दूसरी बात, अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत नंबर 1 पे है, तो कोई डाउट की बात ही नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता एकीकृत न्यायपालिका है। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? एकात्मक व्यवस्था ये होती है जहां शक्ति का केंद्र संघ होता है, वो एकात्मक व्यवस्था को इंगित करता है। वहां से शक्तियां डेलीगेट होती हैं राज्यों को। तो न्यायपालिका की जो पूरी संरचना है, अगर आप भारत के न्यायपालिका की संरचना को देखोगे तो ऐसे संरचना है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, और फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इसके निर्णय को ये मानता है, इसके निर्णय को ये मानता है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सब मानते हैं। एकात्मक व्यवस्था है, एकीकृत न्यायपालिका है।
भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 12 है, अनुच्छेद लगभग 468 हो गए हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 468 है, मूल 395 ही है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, कोई डाउट नहीं। भारतीय संविधान में महासंघ और धर्मनिरपेक्ष उल्लिखित नहीं है। आप धर्मनिरपेक्ष को सेकुलरिज्म से जोड़ोगे तब बात गड़बड़ हो जाएगी। धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल है, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और पंथ निरपेक्ष को अंग्रेजी में सेकुलरिज्म लिखा गया है, लेकिन ये पाश्चात्य सेकुलरिज्म जैसा नहीं है। अब संविधान का स्रोत की चर्चा करेंगे। संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति, देखिए न्याय की जो बात होती है, जस्टिस की बात कहाँ से आती है? जस्टिस की बात वहीं से आती है जहाँ से लगभग क्रांतियाँ जन्म लेती हैं। और सोवियत यूनियन में, जब यूएसएसआर में, हालांकि तब यूएसएसआर था, अब रसिया है, रसिया में 1917 में जार शाही के विरुद्ध क्रांति हुई थी। जार शाही के विरुद्ध, और कौन सी क्रांति थी ये? साम्यवादी क्रांति थी, कम्युनिस्ट क्रांति थी। लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के बाद यूएसएसआर ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी किया था। तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये यूएसएसआर से ली गई हैं। रसिया भी इसमें दिया है, लेकिन अगर यूएसएसआर विकल्प आएगा तो उसको भी आप टिक करके आना। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये देखेंगे नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए राज्यों का संघ बताता है। देखिए कई बार आपको लगेगा कि क्लास में कुछ चीजें छूट रही हैं, तो ऐसा नहीं है। हम रिवीजन बैच लेके आए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसी को डिस्कस करेंगे, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ और ज़्यादा से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। भारत की संसद के पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। भाई संसद को ही शक्ति है। संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से तथा देशीकरण से प्राप्त की जाती है 3 तरह से। जन्म से, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या है? किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया केंद्र द्वारा शुरू की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन उस तरह नहीं माना जाता जो आर्टिकल 368 के तहत है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता है तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में हो, तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। यह भी एक बात है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का एक विवाद है, कोर्ट में बहुत दिन तक ये मामला चलता रहा। उसमें राहुल बिंची नाम का आरोप लगाकर राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, और अगर यहाँ भारत का कोई नागरिक ब्रिटिश है तो फिर भारत की नागरिकता उसके पास कैसे हो सकती है? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। अक्षय कुमार जो भारत के बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो कनाडा के नागरिक बन गए थे। तो जब कनाडा के नागरिक वो बने तो भारत की नागरिकता उनकी अपने, जैसे इसी तरह आलिया भट्ट का भी केस है। मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट में एक है। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक डिस्कस किया गया है। इसमें भाग 3 12 से 35 तक को डिस्कस किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा है, इसलिए इस बात को बार बार करना जरूरी हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान भाग 3 राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। इसको एक नकारात्मक एस्पेक्ट भी कहा जाता है। भारत के मूल अधिकार का नेचर कैसा है? तो कई लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे है? क्योंकि भारत के संविधान में उल्लिखित
मूल अधिकार राज्य की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो जा सकता है। इसलिए एक तरह से संविधान के तहत स्टेट की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ये बताया है कि यहां तुम्हारी हद है, इतना हद पार करोगे तानाशाही मत जाओ, नागरिकों को परेशान ना करो। ऐसे ही समझ लो आप इस बात को, बहुत क्लियरली मैं इस बात को कह रहा हूं। तो एक नकारात्मक एस्पेक्ट है इसका। नकारात्मक एस्पेक्ट का मतलब है नकारात्मक प्रकृति है इसकी। भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। यानी प्राकृतिक अधिकार ही मौलिक अधिकार हैं एक तरह से, लेकिन आधुनिक मामलों में इसको मूल अधिकार कहा जाता है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, यानी जस्टिएबल हैं। यहां पे आप कोर्ट में जा सकते हैं। वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो अवाद योग्य हैं, यानी अगर स्टेट इसको मानता है कि नहीं मानता है, नीति निर्देशक तत्व स्टेट उस बात को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट में अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपका कोई अधिकार वायलेट हो रहा है, आपका अधिकारों का उल्लंघन स्टेट के द्वारा हो रहा है, तो यू कैन गो टू कोर्ट, यू कैन अपील टू कोर्ट एंड ऑब्टेन योर राइट, प्रिजर्व योर राइट, प्रोटेक्ट योर राइट। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या अल्पीकरण करते हों असंवैधानिक होंगे। यानी मूल अधिकार सर्वोच्च कानून है। ऐसा कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो मूल अधिकारों को वायलेट कर दे। ऐसा कोई कानून अधिकार नहीं बन सकता है जो मूल अधिकार को शून्य घोषित करने का प्रयास करे, उसको कमतर करने का प्रयास करे। सर्वोच्च न्यायालय इस बात को एकदम क्लियरली मेंशन करता है। ऐसा कोई भी कानून इंडियन टेरिटरी में, भारतीय देश, भारत राष्ट्र के अंतर्गत अगर किसी बाउंड्री में बनाया जाता है और अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो शून्य हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू, और फिर विकसित हुआ है। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि न्यायपालिका ये देखती है कि पहली चीज, जुडिशियल रिव्यू अलग अलग स्टेप में होता है। पहला ये कि विधायिका ने कोई कानून बनाया जो संविधान विरुद्ध तो नहीं है, मूल जो संविधान मूल आत्मा है संविधान के उसके विरुद्ध तो नहीं है, या कार्यपालिका का कोई आदेश ऐसा आया जो संविधान विरुद्ध लगा तो उसको भी रिव्यू कर सकती है। समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। क्या? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का शासन सन्निहित है, यानी रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान में समानता शब्द सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव संदर्भित करता है, यानी किसी के पास कोई सामाजिक विशेषाधिकार नहीं होगा। आप किसी कास्ट के हों, किसी रिलीजन के हों, किसी जेंडर के हों, यू हैव इक्वल राइट और स्टेट इज प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट टू यू। एबी डाइसी ने विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। डाइसी एक फिलोसफर थे, एक कानूनविद थे ब्रिटेन के। उन्होंने विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को प्रतिपादित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, जो मैंने आपको बताया। यह आर्टिकल 15 की बात है, आर्टिकल 15 की बात है। आगे बढ़ेंगे। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान में अनुच्छेद 15 में उल्लिखित है। किसमें? अनुच्छेद 15 में उल्लिखित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्यों को बच्चों के विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। विशेष प्रावधान यानी स्टेट के पास कई सारे अधिकार इसलिए प्रदान कर दिए गए ताकि देश का विकास हो पाए। वो लोग जो मुख्य धारा से कट गए हैं उनको प्रतिनिधित्व हो जाए, इसलिए 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 में आप चीज देखेंगे। सरकार महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 में समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ प्रावधानित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, भेदभाव के विरुद्ध। भारत के संविधान 15(4) क्या करता है? राज्यों को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी नौकरियों में
विषय में अवसर की समानता की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। आपको याद होगा ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन में 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था, जिसमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को देने की बात की गई है। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल, किसी भी टाइटल को किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। कुछ खास टाइटल होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा जब पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, उसको छोड़कर कोई टाइटल किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। यह आर्टिकल 18 के तहत समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है। आप सार्वजनिक तौर पर अस्पृश्यता प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं, आपके खिलाफ FIR हो सकती है। आप भारतीय संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो ये बहुत सख्त कानून है। SC/ST एक्ट भी आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। इसी में राइट टू प्रोटेस्ट भी शामिल है। राइट टू स्पीच बोलने की आज़ादी, राइट टू स्पीच बोलने की आज़ादी, राइट टू प्रोटेस्ट। और इसी में एक नया कानून जोड़ा गया है 2020 के तहत, 20 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली 19 या 20 की बात है। राइट टू इंटरनेट भी इसी अधिकार के तहत एक हिस्सा है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यानी 14 से 18 तक क्या है? 14 से 18 तक समानता और 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है कि सभा शांतिपूर्ण हो और बिना द्वेष या शत्रुता के हो। ये मैंने आपको बताया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1B बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)C में सहकारी सोसाइटियां बनाने का अधिकार शामिल है। 19(1)C में राजेंद्र एन शाह 2021 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9B राज्य सहकारिताओं को बड़े हिस्से में को रद्द किया, किंतु 19(1)C का संशोधन वैध माना। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने, बहस करने अनुच्छेद 1 में निहित किया गया है। यानी आप कहीं भी रह सकते हैं, बहस कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोहरे परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यानी एक जुर्म में आप 2 बार प्रतिबंधित या फिर आपको दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला वीडियो हम यहीं शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़िए, इस क्लास को ज्वाइन करिए। मैं इस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको फिर से। अगर आप क्लास में बने हुए हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए 398 हमारी फीस है। मैंने आपको बताया कि UPSI रिवीजन बैच, UPSI जो हमारा रिवीजन बैच है 398 फीस है। इसमें क्या मिलेगा? 15% पहली बात तो आपको कुछ दिन तक छूट मिलेगी। और इसमें मिलेगा क्या? एक हार्ड कॉपी आपके घर भेजी जाएगी। दूसरा 80+ वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। तीसरा 10 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इतनी चीज़ें आपको 398 में मिलेंगी। अगर 398 तो 15/100 आप अगर इसको माइनस कर दीजिए 398 से, तो आपको इतने में ये कोर्स अभी फिलहाल मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।